बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। मैं सुधीर और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं तो शेयर जरूर करें। दर्शकों, आज हम बात करेंगे बहुजन राजनीति पर। जी हाँ, और इसे एक हद तक दलित राजनीति भी बहुत समय से कहा जाता रहा है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो प्रकाश अंबेडकर, जिन्हें हम बाड़ा साहब के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक बार ये बात कही थी कि अब ये जो दलित राजनीति है या अम्बेडकरवाद है, ये खत्म सा हो गया है। अब हमें दूसरों के साथ, यानी कि दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। और हाल ही में मैं पिछले सांसद उदित राज जी से बात कर रहा था। उन्होंने एक बात कही कि अब दलित राजनीति जैसी कोई बात रही नहीं, दलितों को कोई अपना नेता, सर्वमान्य नेता कोई मानता नहीं है और ऐसे में हमें दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। और आप तो जानते ही हैं कि वो कभी एक अपनी खुद की पार्टी बनाया करते थे, उनकी एक अपनी खुद की पार्टी थी और बाद में फिर वो बीजेपी में गए और फिर वो अब कांग्रेस में है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। देखिए, दलित राजनीति का कोई भविष्य नहीं और उसके चक्कर पड़ना नहीं चाहिए। आप भागीदारी की बात करिए जी, वो संभव है, क्योंकि दलित 16% से ज्यादा का नेता नहीं हो सकता है। आदिवासी भी बहुत सोया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी क्या मतलब, वो आरक्षण का फायदा ले, वो डॉक्टर अम्बेडकर को जानता भी नहीं। तो उनके इस वक्तव्य पर क्या कहते हैं प्रोफेसर विवेक कुमार, जानते हैं उनसे कि ये जो कहा जा रहा है कि आप तो बहुजन जो समाज है उस पर काफी काम कर रहे हैं, काफी लंबे समय से उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक बात जो कही जा रही है कि बहुजन राजनीति जैसी अब कोई चीज बची नहीं, या यूं कहें कि दलितों का कोई नेता जो है वो बचा नहीं, या दलितों का जो नेता है, जो नेतृत्व होता है, उसे पूरा समाज यानी कि पूरा देश उसे स्वीकार नहीं करता, सर्व समाज इसे स्वीकार नहीं करता। ऐसे में क्या आपको लगता है कि बहुजन राजनीति का कोई भविष्य है, या इस तरह से कुछ आगे बढ़ा जा सकता है? क्योंकि जो कहा जा रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, बिना सवर्णों की पार्टी के कोई भविष्य नहीं है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब सवर्णों की पार्टी में ही ज्वाइन करके ही दलित काम कर सकते हैं। आत्मनिर्भर दलित राजनीति की कोई जगह नहीं बची। जी जी जी। देखिए, मुझे धन्यवाद सुधीर जी, तो आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं जो रिसर्च जब कर रहा था और मैंने जो किताब लिखी है दलित लीडरशिप इन इंडिया जी, में मेरी एक अवधारणा है कि समाज के अंदर दो प्रकार की दलित राजनीति है। एक है आत्मनिर्भर राजनीति, और उसको मैं स्वतंत्र राजनीति कहता हूं, और एक है परतंत्र राजनीति जी, है ना। तो मैं पहले परतंत्र राजनीति जो है, वो परतंत्र राजनीति दलित जो लोग हैं वो समण समाज वाले, बाहुल्य वाले दलों के अंदर SC ST सेल में पाए जाते हैं। सेल में रहते हैं, कभी मुख्य धारा नहीं हो पाते। और क्योंकि वो भाषा जो बोलते हैं वो अपने आकाओं की भाषा बोलते हैं, अपनी पार्टियों की भाषा बोलते हैं, उनके नारे ही लगाते हैं, उनके एजेंडे पर काम करते हैं। जब वो कहते हैं बैठो तो बैठ जाते हैं, जो खड़े हो तो खड़े हो जाते हैं। उनका आत्मनिर्भर कोई स्वरूप नहीं होता, इसलिए मैं उसको परतंत्र राजनीति कहता हूं जी। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे SC ST सेल वाले। मैं नाम जानबूझ करके नहीं ले रहा हूं क्योंकि लोगों को बुरा न लगे, और ये सीधा सा कार्यक्रम। लेकिन आत्मनिर्भर राजनीति जो है वो शुरू होती है 1937 में जी। 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते हैं, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते ही इसलिए हैं कि वो सभी लेबरों की डिमांड करना चाहें और सबकी डिमांड लेकर के वो काम करें। लेकिन 1937 में उनको यद्यपि बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, उसके बावजूद उनको ये लगता है कि नहीं, दलितों की अलग प्रॉब्लम है, दलितों की अलग प्रॉब्लम है और लेबर की अलग प्रॉब्लम है, इसलिए इसको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और वो 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाते हैं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन आपको तो अखिल भारतीय संगठन बनता है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो 26 अप्रैल 1948 में बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का
5वां स्टेट सम्मेलन उत्तर प्रदेश लखनऊ में करते हैं जी। और वो कहते हैं, वहीं पर वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, और अगर दलित शेड्यूल कास्ट लोग इसको अगर अपना लें तो वो अपने विकास के सभी रास्ते खोल सकते हैं जी। तो मैं सोच रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अध्ययन किया है, विश्व के फलक पर अध्ययन किया, बिस्मार्क को कोट करते हुए वो राजनीति की परिभाषा देते हैं और फिर राजनीति के प्रकार बताते हैं। वो कांग्रेस एंड गांधी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल लिखते हैं, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान लिखते हैं, और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि नहीं, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई उनसे बड़ा कोई राजनीतिक आलोचक या राजनीतिक लीडर है जो ये बताए कि दलितों की आत्मनिर्भर राजनीति की कोई वैल्यू नहीं है। जी 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 जी। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जब लगता है खत्म हो रही होती है तो 1957 में आरपीआई बन जाती है। मैं आत्मनिर्भर दलित राजनीति को एक नया स्वरूप देखते हुए लिखता हूं, लेकिन 70 में कांग्रेस उसको मार देती है, सबको पता है। 1971 के अंदर आते आते ये मैं नहीं कह रहा हूं, पॉल ब्रास ने लिखा है, ये बहुत सारे जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने लिखा है, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने लिखा है, मैंने खुद अध्ययन किया है कि ओवेन लिंच ने अध्ययन किया है कि किस प्रकार कांग्रेस 1971 में आरपीआई के लीडर्स को ही नहीं आत्मसात करती बल्कि उनका एजेंडा भी ले लेती है जी। तो उनका एजेंडा भी आत्मसात कर लेता है। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो मौर्य साहब थे वो भी चले जाते हैं उसके, लेकिन लोग कहते हैं कि अरे रे ये तो अब खत्म हो गई दलित राजनीति, और दूसरे ही पल दलित पैंथर्स 1972 में बड़े व्याघ्र रूप में आती है, और व्याघ्र रूप में उसका जो वायलेंट रूप है, स्वरूप है, किस प्रकार वो झंडे को नहीं मानते हैं, किस प्रकार वो जो है पूरा आंदोलन करते हैं, नामांतर आंदोलन करते हैं, तो एक नया स्वरूप दलित आंदोलन का दिखाई देता है। और जैसे जैसे उसका क्षय हो रहा है, उसी के समकक्ष कांग्रेस बढ़ रही है, DS4 बढ़ रही है, और 1984 तक आते आते बहुजन समाज पार्टी पैदा हो जाती है जी। और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्र पार्टी बनती है 1996 में, और आत्मनिर्भर रूप से वह सत्ता ग्रहण करती है 2007 में आत्म से, और वो भी उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्य में, जाति के आधार पर सबसे बड़े बटे हुए राज्य में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम दलित और बहुजन राजनीति के उद्विकासीय दृष्टि से आकलन करें तो हमें ये लगता है कि ये मरती नहीं है जी, क्षीण होती हुई जरूर दिखाई देती है, लेकिन दूसरे ही पल ये और व्याघ्र रूप में खड़ी हुई दिखाई देती है। और वो अपने आप, जैसे कि बाबा साहब ने कहा, शेड्यूल इंडियन लेबर पार्टी छोटी सी, फिर शेड्यूल कास्ट बड़ा, फिर आरपीआई उससे बड़ा, तो जो डायनेमिक्स है वो बड़े फलक को साथ करती चली जाती है और बड़े बड़े रिजल्ट्स देती है जी। मैं केवल एक क्या बसपा का रिजल्ट आपको 7 विश्वविद्यालयों का निर्माण बताना चाहता हूं, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय हो, चाहे साहू जी विश्वविद्यालय हो, चाहे फूले विश्वविद्यालय हो, चाहे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय हो, चाहे कांशीराम उर्दू और फारसी विश्वविद्यालय हो, चाहे कांशीराम जो है आपको क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, और चाहे डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी हो, 7 विश्वविद्यालय बने। ये जो व्याघ्र रूप है, इसको देख करके कोई भी ये नहीं कहेगा कि बहुजन राजनीति का क्षय हो गया। और जो एक फिलोसफिकल बात वो ये है कि जो आंदोलन है, दलित आंदोलन, वो कभी रेखीय स्तर पे डायगोनली ऊपर नहीं जाते हैं जी। वो पानी की लहर की तरह ऊपर नीचे चलते हैं, ऐसे करते हैं। आपको ये लगता जरूर होगा कि दलीय और जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसके अंदर सीटें कम आ रही हैं, लेकिन जब अप्रैल के अंदर आंदोलन होता है तो वो अकल भारतीय रूप ले लेता है, जबकि कोई नेता नहीं होता उसका। जी 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 जी। तो ये जो आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, मान्यवर से पूछा गया, मान्यवर ने से कहा कि कुछ लोग आना चाहते थे, तो बोले कि नहीं, आप वहीं रहो, ये आत्मनिर्भर राजनीति की वजह से आपको इज्जत मिलेगी।
और मैं सुधीर जी आपको ये अपना आकलन बता रहा हूं, हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी उगती है वैसे ही दलित प्रेसिडेंट बनता है, पहली बार वाइस प्रेसिडेंट बनता है, प्रेसिडेंट बनता है और स्पीकर बनता है। 7 राज्यों के राज्यपाल भी दलित बनते हैं और दूसरे दलों के अंदर दलित राजनीति और ज्यादा तेज बढ़ती है। आज भी अगर आप देखेंगे कि जो परतंत्र दलित राजनीति का क्षय हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि आत्मनिर्भर आंदोलन कहीं कमजोर हुआ है। जिस दिन आत्मनिर्भर आंदोलन भी उसी प्रकार राजनीतिक शक्ति, मैं कह रहा हूं वोट की राजनीति के आधार पर जीत करके ज्यादा आ जाएंगे, इनकी इज्जत और बढ़ जाएगी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि परतंत्र राजनीति करनी चाहिए, तो उनकी इज्जत तभी तक है जब तक आत्मनिर्भर राजनीति है। जी, आपने परतंत्र राजनीति की बात कही और साथ में ये भी कहा कि जब बीएसपी आगे आने लगी तब बड़ा पद भी मिलने लगा दूसरी पार्टियों के माध्यम से भी। तो बाबू जगजीवन राम को आप कहाँ रखते हैं? देखिए, बाबू जगजीवन राम की इज्जत तब तक थी जब तक बाबा साहब अंबेडकर को पोस्ट करते रहे, उनकी इज्जत बहुत बढ़ी। मैं उनको भी परतंत्र राजनीति में ही रखता हूं, क्योंकि वो कांग्रेस को 80 सीटें रिजर्व सीटें दिलाने में कामयाब थे। लेकिन जब वो 71 में डिफेंस मिनिस्टर हो करके जब वो चुनाव जीतते हैं तब उनकी परतंत्रता झलकती है और उन्होंने स्वॉर्ड कहीं से उनको लोग वो कर देते हैं, भेंट कर देते हैं, तो लोग जो है उनको निकाल देते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री से। और जब वो संपूर्णानंद की स्टैचू बीएचयू में उसका अनावरण करने जाते हैं तो उसको लोग दूध से धुलवाते हैं। जी, तो ये परतंत्र राजनीति नहीं हुई तो फिर क्या हुई? अब जो हम जब बहुजन समाज पार्टी के लीडर लोग मूर्तियों का अनावरण करने गए तो क्या किसी ने दूध से नहलाया उनको? जी, तो ये जो परतंत्र राजनीति है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका अपना आत्मनिर्भर कोई एजेंडा नहीं है। जो नारे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दे करके देखें, वो नारा क्यों नहीं देते हैं? वोट हमारा, राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट से लेंगे पीएम-सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम है। तो ये जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक इमेंसिपेशन जो एजेंडा है वो आत्मनिर्भर दलित राजनीति का है। और वो जो है, मुझे नहीं लगता है, अब वो बच्चा पैदा हो गया उसके बाद तो देखिए बहुजन राजनीति में बैकवर्ड राजनीति जनता दल के साथ जो बढ़ी है, ए से लेकर जेड तक जनता दल दिखाई पड़ता है। जी। तो आत्मनिर्भर दलित राजनीति, आत्मनिर्भर बैकवर्ड राजनीति अब फिर से कोख में वापस नहीं जाने वाली है, पैदा हो गई है, वो बढ़ेगी। हाँ, जरूरत इस बात की है कि उसको जो है कैडराइज्ड करके विचारधारात्मक धरातल पर लामबंद किया जाए। जी। तो इसमें बामसेफ कितना सहयोगी होता है? मतलब आप ये बताएं कि क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन आप कहां तक मानते हैं कि देखिए, मुझे लगता है कि बामसेफ जितना काम कर रहा है वो भारतीय समाज के लिए एक मील का पत्थर है। जी, हमेशा मैं मानता हूं, क्योंकि जो अलख जगाई हुई है उन्होंने, चाहे वो हमारे नायक नायिकाओं के काम हो, चाहे वो जो है उन्होंने सामाजिक जो जड़ें थी उसको मजबूत करने का जो काम किया है, नायक नायिकाओं के इतिहास को लेकर के, आंदोलनों को इतिहास को लेकर बताने का, मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है और वो काम उनको करना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि हर बामसेफ पहले मान्यवर को कहता था कि नहीं, उनको राजनीतिक दल नहीं बनाना चाहिए, अब वो बामसेफ राजनीतिक दल बना रहा है। तो या तो वो पहले गलत थे या अब वो गलत थे। तो एक जो छाप बनी गई थी बीएसपी की कि वो दलितों की पार्टी है, क्या उससे वो बाहर निकल गई है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जो उनका मंतव्य था, जो मेरा रिसर्च है, मैं अपने आप रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ कि मान्यवर ने हमेशा बहुजन राजनीति करी और इसीलिए वो बार बार कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और उन्होंने बाकायदा टिकटों को जाति के आधार पर बाकायदा बांटा। और उसी तरह वो टिकट ही नहीं बांटते थे, बल्कि जब मिनिस्ट्री बनती थी तो उसमें माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री भी खोली और रामवीर उपाध्याय जैसे लोगों को उन्होंने नुमाइंदगी भी दी। तो इसलिए उनका ये मानना था कि हम
जो खड़ी लाइन है उसको कड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना चाहते हैं, हम उसको उलटना नहीं चाहते। जी जी, है ना, वो पेन को दिखाते थे और कहते थे हम पेन ये करके हम इसको ऐसा करना चाहते हैं, हम इसको ऐसा उलट नहीं करना। तो हम जो बहुजन राजनीति है वो बट नेचुरल है कि संविधान के आधार पर चलती है, संविधान के मूल्यों के आधार को मानती है, बुद्धा के मूल्यों के आधार को मानती है। इसलिए वो जो काम है वो एक तरह से प्रजातांत्रिक काम है, और एक तरह से जो सत्ता का बंटवारा कैसे हो बराबर बराबर जनसंख्या के अंदर, वो उसका मानना है, और इसीलिए सबको वो मोबिलाइज करते हैं। और लोग आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं, लोग आए हैं, उनके साथ एक सर्जन का जो है वो आंदोलन बना है, लेकिन जो विचारधारा है उसमें घालमेल नहीं हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। जी जी जी, आपने काफी अध्ययन किया। मैं इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि जैसा मान्यवर चाहते थे, जैसा मान्यवर ने चलाया, जैसा मान्यवर ने इस पोजीशन पर लाकर उसको खड़ा किया, क्या आपको लगता है, जैसा बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर मेरा कारवां आप आगे नहीं ले जा सकते तो वहीं रख देना, मगर पीछे मत ले जाना, बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है इस मामले में? तो मुझे लगता है बट नेचुरल है कि बाबा साहब के कारवां को उन्होंने आगे बढ़ाया है। अगर आप देखें कि सरकार के बनाने को लेकर के देखें तो आप देखें कि एक बार नहीं 4 बार सरकार बनाई उन्होंने, और बाबा साहब के कारवां को बाकायदा इस तरह परवान चढ़ाया कि अंबेडकर ग्राम योजना पहली बार बनती है। अंबेडकर ग्राम योजना के तहत हजारों जो गांव हैं वो संतृप्त किए जाते हैं। उससे बाबा साहब के अंबेडकर के गांव को लेकर के दलितों को उनकी अस्मिता मिलती है कि हम अंबेडकर ग्राम में रह रहे हैं। नहीं तो लोग कहते थे अरे ये तो चमरौटी में रहते हैं, अरे यार ये तो वहां रहते हैं, तो मलिन बस्ती में रहते हैं। लेकिन अंबेडकर ग्राम योजना पहली बात, बाबा साहब के प्रबुद्ध भारत के सपने को देखते हुए आप बताइए गौतम बुद्धा जो है नगर बना, गौतम बुद्धा नगर कहाँ पर है आप मुझे बताइए। आप बताइए गौतम बुद्धा नगर में गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय बनता है, पूरी 511 एकड़ की जमीन में बनता है, और उसके अंदर फूले सभागार है, उसके चारों कोने के अंदर पंचशील स्कूल है, फूले स्कूल है, माता सावित्रीबाई स्कूल है, अंबेडकर स्कूल है। तो ये हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। और फारसी विश्वविद्यालय बनता है, बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय जो केंद्र विश्वविद्यालय था उसको 270 एकड़ जमीन दी जाती है, और साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी बनाते हैं, फूले यूनिवर्सिटी बनाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के कारवां को चलाते हुए आपने देखा माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री बनाई थी। जी जी जी। तो एक तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं उस समाज को सबसे सशक्त मानता हूं जिसमें महिलाओं का जो है अग्रणी भूमिका हो। तो अब बहन जी को अगर अग्रणी भूमिका दे दी है तो मुझे लगता है कि बाबा साहब के कारवां से ही निकल करके आगे जा रहा है। जी जी। लास्ट मुझे लगता है बचता है कि कब बुद्धिज्म ग्रहण करती हैं। जी जी, ये बात तो बहुत लोगों की इच्छा है और इंतजार भी है कि वो कब बुद्धिज्म ग्रहण करेंगे। साथ में एक आरोप भी लगता रहा है कि कांसीराम जी की जो विचारधारा है या उसका जो सिस्टम था उसको उन्होंने छोड़ा है, ऐसा हमेशा से उन पर ये आरोप लगता है। मुझे लगता है कि जितने लोग हैं, जो लोग बाहर से काम नहीं करते हैं, जो लोग काम नहीं देखते हैं, मुझे बताइए कि अगर उनको चिंता है तो जो लोग अंदर चला रहे हैं तो उनको कितनी चिंता होगी। क्या उनको नहीं लगता है कि अगर हम रास्ता छोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? क्या उनको नहीं पता है क्या? जी जी जी। इसलिए मुझे लगता है कि जनता हमारी बड़ी भोली है और उसको राजनीति आती नहीं है और रणनीति आती नहीं है। वो सोचती है कि रणनीति भी बता दें, राजनीति भी बता दें, लेकिन जनता के में रणनीति नहीं बताई जाती है। राजनीति तो बताई जा सकती है, लेकिन आप समझदार हैं तो आप समझेंगे। लोग बुद्धा का नाम ले करके पूरे विश्व में घूमते हैं, बुद्धिज्म पर चल रहे हैं क्या? सही बात है। तो हमारे लोगों को राजनीति क्यों नहीं आनी चाहिए भाई? सही। पूरे जगह बुद्धा का नाम लेते हैं, हम बुद्ध की जमीन से आए हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्ध की पे ले जाते हैं, लेकिन कौन सा काम बुद्धिज्म पे करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक अंतिम सवाल कि जिस तरह से अभी आजकल इंटरनेट पर एक शब्द जो है वो विनोद बहुत ट्रेंड कर रहा है, वैसे ही बहुजन राजनीति में एक जो शब्द है, एक जो नाम है बहुत ट्रेंड कर रहा है, वो है परशुराम जी। तो ये क्या है कि इसके बिना अभी आपको मैंने जस्ट यही एग्जाम्पल दिया जी
कि कुछ लोग अगर बुद्ध का नाम लेकर विश्व में घूम सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं घूम सकते। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये भी एक राजनीति का हिस्सा है। जो राजनीतिक लोग हैं या दूसरे आंदोलन के लोग हैं, दूसरे पार्टी के लोग हैं, बुद्ध को लेकर के पूरे विश्व में घूमते हैं जी। वो जो विश्व की जो बुद्ध की मूर्ति है उसको ले जा करके भेंट देते हैं। तो क्या बहुजन आंदोलन के लीडरों को दूसरों की मूर्तियां उठाने का अधिकार नहीं है? क्या उनको आप जो है इस लायक नहीं समझते कि वो दूसरे समाज को इज्जत दे सके? तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लोग जो हैं, वो जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो बड़े भोले हैं, उनको राजनीति नहीं आती। वो जो है सीधे सीधे बात करना चाहते हैं। वो जो है छिप करके लुक और छिप करके वो बात नहीं करते, सीधे बात करना चाहते। तो उनको ये लगता है कि जो लीडर कर रहा है उसको भी सीधे सीधे करना चाहिए। लेकिन बहुजन आंदोलन के लोग जो बता रहे हैं कि अगर दूसरे समाज के लोग 86 करोड़ मान सकते हैं तो हमारे 86 तो होने चाहिए ना। जी। हमारे 86 भी नहीं हो सकते हैं, ये कहाँ की राजनीति है? मुझे लगता है कि बहुजन आंदोलन के अंदर जो लोग हैं उनको ये समझ पैदा करनी पड़ेगी कि हमारे लीडर भी चतुर हैं, चालाक हैं। जो बहुजन आंदोलन के लोग हैं वो भी चतुर है, चालाक हैं, वो भी राजनीति करना जानते हैं। वो जो है इतनी जल्दी किसी भी मूर्ति या किसी भी नारे इससे वशीभूत होकर गिर नहीं जाएंगे, है ना। वो अपना राजनीति चला रहे हैं, 45 साल से चला रहे हैं, तो आगे भी चलाएंगे मुझे लगता है। जी 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 जी। वाकई अगर देखा जाए तो बहुजन जो राजनीति है ये निश्चित रूप से जो क्रम इसका रहा है शुरुआत से आगे तो बढ़ी है, इस पे कोई दो मत नहीं है। और जिन्होंने इसमें ज्यादा बेहतर प्रयास किए उन्होंने अपनी सरकारें भी बनाई है। पीछे रहकर जो लोग रहे हैं उनके क्या हश्र हुए हैं वो सब जानते हैं, समाज भी समझ रहा है। फिर भी अभी भी जो पूना पैक्ट का भूत है वो उतरा नहीं है। बहुत सारी बातें हैं इसमें। हम एक बात और जानना चाहेंगे कि एक तरफ हम कहते हैं कि संविधान तो बदला नहीं जा सकता, ये ही बात जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी कहती है कि हम संविधान बदलने नहीं आए, हम संविधान बदलेंगे नहीं, आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये लगभग खत्म सा हो गया है, आरक्षण खत्म सा हो गया है। ऐसे में और संवैधानिक जितनी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनको खत्म कर दिया गया है, या तो बेच दिया गया है या फिर उनके मूल्य कम कर दिए गए हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि संविधान नाम की एक किताब का वो भी सिर्फ ऊपर ही कवर रह गया है, अंदर का सारा कुछ खत्म हो गया है? देखिए, इसमें दोनों तरह से उत्तर कर सकते हैं, हाँ या ना में। एक तो ये है कि बट नेचुरल है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि संविधान को बदलने की आवश्यकता नहीं है जी। आप संविधान को निष्क्रिय कर दीजिए, संविधान अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके अंदर की जो क्या है, बाबा साहब ने कहा कि संविधान जो है संस्थाएं दे सकता है, संविधान संस्थाएं दे सकता है, संविधान कुछ परंपराएं दे सकता है, लेकिन उसको लागू कौन करेगा? उसको लागू करने वाले लोग होंगे। और अगर लोग अच्छे हैं तो बुरा से बुरा संविधान भी अच्छा हो जाएगा, और उसको लागू करने वाले अगर खराब हैं तो अच्छे से अच्छा संविधान भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं बाबा साहब की बात से बहुत मुत्तफिक हूँ कि वास्तविकता ये है कि क्या हमारे संविधान के अंदर प्रदत्त जो मूल्य हैं, जो अधिकार हैं, जो अनुच्छेद हैं, क्या उनको लागू किया जा रहा है? और ये जो लागू करने की कसौटी है कि क्या जो सामाजिक न्याय है उसकी कसौटी पर वो खड़ा हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि सामाजिक न्याय जो है वो लागू हो रहा है। हो सकता है संविधान लागू हो रहा हो, लेकिन सामाजिक न्याय के अंदर जो संविधान के अंदर सामाजिक न्याय प्रदत्त है वो लागू नहीं हो रहा है। और इसलिए आपको दलितों पर अत्याचार बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आपको उनकी नौकरियों में कमी होती दिखाई पड़ रही है, उनकी विश्वविद्यालयों के अंदर जो नियुक्तियां हैं उसमें भी कमी आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो है सामाजिक न्याय की दरकार है, इसको हमें सोचना चाहिए। जी जी। ऐसी स्थिति में बहुजन राजनीति का क्या इस पर रिएक्शन क्या हो जाना चाहिए?
नहीं, मुझे नहीं लगता है कि रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि प्रतिक्रियावादी राजनीति कभी सफल नहीं होती। मुझे लगता है कि उनको अपना एजेंडा बनाना चाहिए और उनको अपना एजेंडा सेट करना चाहिए, आत्मनिर्भर एजेंडा, बिना रिएक्शन के, क्योंकि किसी भी समाज के अंदर, किसी भी राष्ट्र में राजनीति की कई धाराएं हो सकती हैं, कई विचारधाराएं हो सकती हैं। और मुझे लगता है भारतीय समाज के अंदर जो बाहुल्यवाद है, जो डाइवर्सिटी है, वो हमेशा से रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा। तो हर प्रकार की राजनीति की गुंजाइश यहाँ रहेगी और तभी एक मुकम्मल राष्ट्र निर्माण, सशक्त राष्ट्र की संकल्पना हम कर सकते हैं। तो राष्ट्र की संकल्पना के लिए बहुजन आंदोलन को अपना आत्मनिर्भर एजेंडा बनाना चाहिए। बताना चाहिए या नहीं चाहिए ये बात दूसरी है, लेकिन बनाना जरूर चाहिए। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बेहतर तरीके से इस बहुजन राजनीति के इस मुद्दे को निश्चित रूप से इसका विश्लेषण किया है और हम समझते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनमें से कई लोगों के जो सवाल थे उनका जवाब उन्हें मिला होगा, कई कंफ्यूजन्स भी क्लियर हुए होंगे। हम और हमारा उद्देश्य भी यही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।